नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और केवल लड़ाई के इस दौर में हम आपको पढ़ाई में भी रखना चाहते हैं, इसलिए हम अपने YouTube चैनल पर दो सीरीज चला रहे हैं। एक मॉर्निंग में कंसेप्चुअल सीरीज, नए नए कॉन्सेप्ट नए पैटर्न के बेसिस पे आपको बता रहे हैं, और शाम को मेरे भाई प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपको डेली में एक मॉक टेस्ट, एक एग्जाम पेपर सॉल्व करवाता हूं। ठीक है जी। और आज की इस क्लास में हम बड़े ही भयानक, बड़े क्रांतिकारी से नाम जो हैं, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, ये सारे खतरनाक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली खतरनाक नहीं, निहायत ही आसान है, बस पढ़ा नहीं है इसलिए बच्चों को मुश्किल लगते हैं, और बिना पढ़े ये पेपर में तुक्काबाजी से बिल्कुल भी नहीं हो सकते। स्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको अचानक से एग्जाम में बहुत इज्जत मिल गई है। दो दो तीन तीन सवाल भी उसके प्री के जो है एग्जाम्स में आने लग गए, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए मेरे भाई। और मैं आपको इतनी क्रिस्टल क्लियर, इतनी साधारण भाषा में बताऊंगा कि जीवन में आपको कभी भी इसमें डाउट नहीं आएगा, और आप खुद तो समझ ही जाओगे, आप दूसरों को पढ़ाने लायक भी बन जाओगे। ये चैप्टर इस तरीके से मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। ठीक है, इतनी बात दिमाग में फिट हो जाएगी कि आप पेपर में सबसे पहले इन्हीं सवालों को ढूंढ के करोगे। ठीक है जी। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो यहां पर मैं क्वार्टाइल्स पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बहुत पूरे YouTube पर सबसे डेप्थ वीडियो जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन समझाया गया है। अगर किसी बच्चे ने कंसेप्ट वाली ये क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे मॉक टेस्ट की भी और इस कॉन्सेप्ट की भी साथ साथ PDF डलवा रहे हैं। ठीक है, सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारी क्लासेस का भी लिंक है और उनकी PDF भी यहां पर आ रही है। ठीक है जी। क्वार्टाइल्स एक बार मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, यहां मैं थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करूंगा क्योंकि समझाना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, बहुत प्यार से हम समझेंगे। देखो, फायदा तभी होगा जब आप शुरू से लेकर एंड तक क्लास देखोगे मेरे दोस्त। एक सवाल तो मिनिमम कंफर्म है, एक सवाल तो हर दूसरी शिफ्ट में इन कॉन्सेप्ट में से, जैसा आज का समय है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम थ्योरी समझेंगे, पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज, आपको कि सर इतनी अंग्रेजी काहे लिखे हो? देखिए, मैं आपको मेरे भाई बहुत देसी भाषा में समझाता हूं। हम अपनी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं। लगभग 1 लाख बच्चे उस लाइव टेस्ट को देते हैं। हर बच्चे के अलग अलग मार्क्स आते हैं, किसी के 200 में से 40 नंबर आते हैं, किसी के 50 नंबर आते हैं, किसी के 70 नंबर आते हैं, किसी के 150 नंबर आते हैं। तो ये क्या, ये डाटा सेट है। इन 1 लाख बच्चों के मार्क्स अगर मैं एक टेबल में लिख लूं तो ये क्या, डाटा सेट है। हर बच्चे के जो इंडिविजुअल मार्क्स हैं वो डाटा पॉइंट है। जैसे कि आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर आए 144, तो ये क्या, एक डाटा पॉइंट हो गया। अब मेरे प्यारे भाई, अगर हम इस डाटा सेट की मीडियन यानी कि माध्यिका निकालें, तो मीडियन क्या होता है, जस्ट मिड वाली वैल्यूज जो बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में होती है। यानी कि मीडियन के आगे अगर मैं एक डाटा सेट की मीडियन निकालूंगा तो उसके आगे 50% बच्चों के मार्क्स होंगे और मीडियन से पहले 50% बच्चों के मार्क्स होंगे। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, तो ये मीडियन मिड वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इससे ना पूरी डिटेल जानकारी नहीं मिली, अब इसके और छोटे टुकड़े कर दिए। मीडियन के मेरे प्यारे भाई हाफ हाफ कर दे, 50-50%। अब आपने सुना होगा परसेंटाइल की, भाई मैंने सर आज आपका टेस्ट दिया, मेरे सर 80 परसेंटाइल आए। तो आपके 80 परसेंटाइल आए, इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके 80 परसेंटाइल आए तो आपसे मेरे प्यारे भाई बिलो 80% बच्चे हैं, आपसे ज्यादा स्कोर करने वाले 20% बच्चे हैं। समझ में आया? यानी कि हमने इस डाटा सेट को 100 पार्ट्स में बांट दिया। जब 100 बराबर पार्ट्स में बांटा मेरे भाई, तो आपकी 80वीं पोजीशन आई है, 80 पोजीशन पे आप हो। यानी कि 80% बच्चे आपसे बिलो स्कोर करने वाले हैं और 20% बच्चे आपसे हायर स्कोर करने वाले हैं। इसलिए मार्क्स से ज्यादा जरूरी होता है परसेंटाइल। मान लीजिए आपका 99 परसेंटाइल आया, तो इसका मतलब आपसे बिलो स्कोर करने वाले 99% बच्चे हैं और आपसे हायर स्कोर करने वाले 1% बच्चे हैं, और आप 99th पोजीशन पे हैं। समझ में आया? तो किसी भी डाटा सेट को आप जितना बारीकी से बांटोगे, जैसे मीडियन में आपने आधा आधा किया, परसेंटाइल में आपने 100 टुकड़े कर दिए, उतना ज्यादा आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी मेरे भाई। तो यही होता है पार्टीशन वैल्यू।
ठीक है, तो ये देखा गया है कि मीडियन जो है एक सीरीज को या एक डाटा सेट को दो बराबर पार्ट में बांटती है। ठीक है, एक पार्ट जो है वो मीडियन से वैल्यू से कम होता है और एक आइटम जो है मीडियन वैल्यू से मेरे भाई ज्यादा होता है। ठीक है जी, इसकी बेटर स्टडी के लिए हम सीरीज को 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 10 पार्ट में बांट सकते हैं, 100 पार्ट्स में बांट सकते हैं, डाटा को बेटर स्टैंड करने के लिए। अगर हम 4 पार्ट्स में बांटेंगे तो यह पार्टीशन कहलाएगा क्वार्टाइल्स। क्या कहलाएगा? क्वार्टाइल्स, चतुर्थक। क्वार्टाइल का मतलब ही 4 होता है। अगर हम 10 बराबर पार्ट में बांटते हैं किसी डाटा सेट को तो यह कहलाएगा डेसाइल्स, डेसाइल्स। ठीक है, दशक। अगर 100 पर पार्ट्स में बांटेंगे किसी डाटा सेट को तो यह कहलाएगा परसेंटाइल, परसेंटाइल। समझ में आ गया? ठीक है जी, तो ये एक्चुअल मीनिंग है। मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई भी अभी तक समस्या नहीं रही होगी। जितना ज्यादा बेहतरीन छोटे छोटे पार्ट्स में डाटा डिवाइड आप करोगे उतना ज्यादा बेटर स्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है जी, अगर मैं केवल मीडियन बता दूं तो हमें पता चलेगा कि इससे ऊपर 50% बच्चे, इससे नीचे 50% बच्चे। परसेंटाइल में बता दूंगा तो और गहरी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए डाटा को हम 4 पार्ट्स या 10 बराबर पार्ट्स या 100 बराबर पार्ट्स में बांटते हैं, जिन्हें क्वार्टाइल, डेसाइल और 100 परसेंटाइल्स कहते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है ना, अब मैं क्वार्टाइल्स पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से चलिए रिवीजन के तौर पर पढ़ लेते हैं। क्वार्टाइल्स एक डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता। मान लीजिए ये बच्चों के मार्क्स मैंने यहां पे लिखे इस लाइन पे, मिनिमम मार्क्स और ये मैक्सिमम मार्क्स। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में मैं सब बच्चों के बढ़ते हुए मार्क्स लिख के चला गया। तो बीचों बीच में, जस्ट बीचों बीच में जो नंबर आएगा वो मीडियन हो जाएगा। मीडियन के आगे 50% बच्चे होंगे, मीडियन से पहले 50% बच्चे होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आती है? आप बोलोगे यस, समझ में आती है। अगर इस डाटा सेट को 4 बराबर पार्ट्स में बांटना है, 4 बराबर पार्ट्स में बांटना है तो इसके 3 पार्टीशन करने पड़ेंगे। ये Q1, ये Q2, ये Q3। आप देखो ना, 4 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया। यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 3 यहां पे 3 सैंपल पॉइंट पे पार्टीशन करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। इस Q1 को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल। ये Q1 क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल। ये Q3 क्या है? थर्ड क्वार्टाइल या मेरे प्यारे भी अपर क्वार्टाइल। ये मिड में क्या है? सेकंड क्वार्टाइल या फिर मीडियन क्वार्टाइल। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि अगर मैं फर्स्ट क्वार्टाइल को देखूं मेरे भाई, अगर किसी बच्चों के मार्क्स यहां आए हैं Q1 तो इसका मतलब उससे नीचे 25% बच्चों के मार्क्स हैं और उससे ऊपर मेरे प्यारे भाई 75% बच्चों के मार्क्स हैं। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं थर्ड क्वार्टाइल Q3 को देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि Q3 से ऊपर 25% बच्चों के मार्क्स हैं, Q3 से नीचे 75% बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है समझ में आ चुका है। यानी कि अगर बेसिकली देखा जाए तो Q1 25 परसेंटाइल है, ये 50 परसेंटाइल है, ये 75 परसेंटाइल है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि 100% के 25, 50, 75 ये 3 कट लगा दिए हमने। आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया। अब कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है मेरे भाई? ये जो थर्ड क्वार्टाइल है और ये जो फर्स्ट क्वार्टाइल है इनका डिफरेंस, यानी कि Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 को हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, देखिए ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं और मैंने बहुत सारे सवाल भी कराए इस वाली क्लास में। ये ठीक है भाई, लगभग 2.5 लाख बच्चे क्लास देख चुके हैं। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, या मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूं पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद हम डेसाइल परसेंटाइल भी समझेंगे। तो क्या होता है मेरे भाई? इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। अब आता है क्वार्टाइल डेविएशन का कंसेप्ट। क्वार्टाइल डेविएशन होता है मेरे भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा, यानी कि Q3 माइनस Q1 बटे 2। Q3 माइनस Q1 बटे 2। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से, Q3 माइनस Q1 बटे 2। इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से। अब आप कहोगे सर एक Q1, Q2, Q3 निकालेंगे कैसे? मान लीजिए कि अगर किसी सैंपल डाटा में n टर्म्स है मेरे भाई,
मान लो अगर किसी सैंपल डाटा में n नंबर ऑफ टर्म्स है, n डाटा पॉइंट से, n ऑब्जर्वेशन से, तो Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल जो होगा वो n+1/4 टर्म होगा। n+1/4 टर्म क्या होगा? n+1/4 टर्म। Q2 जो होगा मेरे प्यारे भाई इसका दुगुना, क्योंकि अगर ये 25% है तो 50% दुगुना होगा, ट्वाइस ऑफ n+1/4 टर्म। ठीक है, इसी को हम लोग मीडियन कहेंगे मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर, ऐसी तो मीडियन निकालते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, Q3 क्या होगा? 3 गुना मेरे भाई n, ये 25%, 50, ये 75%, यानी कि थ्राइस हो जाएगा। n+1/4 का थ्राइस हो जाएगा, थ्राइस ऑफ n+1/4 टर्म। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थ्राइस ऑफ n+1/4 टर्म, ये Q3 निकलेगा। अब इस पे जो है हम सवाल कर लेते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। पहला, फॉर द डाटा सेट सोन बिलो कैलकुलेट दी, ये सब आपको बताना है। ये डाटा सेट दिया हुआ है मेरे भाई, कितने डाटा हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 7 डाटा है। n की वैल्यू यहां पर 7 है, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो भैया, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो सबसे छोटा नंबर यहां पर 160 है, 160 के बाद मुझे यहां पर 200 दिख रहा है, 200 के बाद यहां पे 208 दिख रहा है, 208 के बाद 210 दिख रहा है, उसके बाद 220 दिख रहा है, उसके बाद बच्चों यहां पर 250 दिख रहा है, उसके बाद स्टूडेंट यहां पर 300 दिख रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मिड में वैल्यू आ रही है मेरे भाई ये वाली, ये आपकी Q2 मीडियन कहलाएगी, क्योंकि इसके आगे 3 टर्म है, इसके पहले 3 टर्म है। ठीक है, हालांकि Q2 की जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहां पे Q1 निकालना है तो क्या होगा? n+1/4 टर्म, यानी कि 7+1/4 टर्म, यानी कि 7 और 1 8/4, यानी कि सेकंड टर्म आ जाएगा, सेकंड टर्म। ठीक है, और यानी कि ये है सेकंड टर्म, ये आपका Q2 हो गया 200। बोलो सॉरी, Q2 नहीं Q1, ये आपका Q1 हो गया मेरे भाई 200। समझ में आई बात? 7 + 1 8/4 सेकंड टर्म। Q3 क्या आएगा मेरे भाई? Q3 आएगा भाई, Q3 का जो मेरे भाई, अगर Q1 सेकंड टर्म आ रहा है तो Q3 क्या आएगा? थ्राइस, सेकंड का थ्राइस, यानी कि सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म हो जाएगा मेरे भाई, सिक्स्थ टर्म, यानी कि मेरे दोस्तों ये वाला, ये आपका जो है Q3 हो जाएगा बच्चे, Q3। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आएगी? इनका डिफरेंस, इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगी 250 - 200, यानी कि 50। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बताइए क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा, इंटर क्वार्टाइल रेंज 50 है, 50 का आधा 25। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा मेरे भाई? Q3 - Q1 बटे Q3 + Q1, यानी कि 250 - 200 बटे 250 + 200। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा ऊपर 50 और नीचे आएगा 450, 50 बटे 450, 1/9 आ जाएगा, 1/9। तो ये बहुत आसान है, हर बच्चा कर पाएगा। असली जो प्रॉब्लम होती है बच्चे, वो आपको इस सवाल में होगी। एक और करते हैं, ये बताइए बच्चे, इस डाटा सेट के लिए आपको यही सारी चीजें बतानी है दोबारा से। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए आपको Q1 Q2 तो Q1 Q3 तो निकालना ही पड़ेगा। कितने डाटा पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे n की वैल्यू 10 है, 10 डाटा पॉइंट्स है। तो बढ़ते क्रम में लिखो मेरे भाई, यहां पर सबसे छोटा है 15, 15 के बाद है आपका 18, 18 के बाद है बच्चे आपका यहां पर 22, 22 के बाद है बच्चे आपका यहां पर 25, 25 के बाद है आपका यहां पर भैया 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 35, 35 37 40, 35 37 40। ये हो गया बच्चे, कुछ छूटा तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल हो गया। अब यहां पर हमें निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आएगा? n+1/4 टर्म का साइज, n के मान 10 है, तो 10 + 1 11/4 टर्म।
तो ये आ जाएगा मेरे भाई 11 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 3/4 0.75, यानी कि 2.7 फिफ्थ टर्म आपको निकालनी है। 2.7 फिफ्थ टर्म का साइज आपको निकालना है। बोलो बात सही है? 10 और 11/4, 4 दूनी 8, 3/4 0.75। अब आप कहोगे सर दूसरा टर्म निकाल सकते हैं, तीसरा निकाल सकते हैं, ये 2.7 टर्म कैसे निकालेंगे मेरे भाई? सर ये डेसिमल में कैसे होगा? तो बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, ये कॉन्सेप्ट आगे डेसाइल परसेंटाइल में भी यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है बच्चे। देखो 2 + 0.75 है, 2 मतलब आपको सेकंड टर्म तो लेना ही लेना है, सेकंड टर्म तो लेना ही लेना है मेरे भाई, प्लस ये 0.75 और है। तो इसका क्या करना है कि भैया सेकंड टर्म तो पूरा लाएगा ही, सेकंड के आगे आता है थर्ड टर्म, यानी कि मेरे भाई 0.75 की आप गुणा कर देंगे किसमें? थर्ड में से आप सेकंड टर्म घटा देंगे। अब आगे बात समझ में? तो 2 मतलब आपको सेकंड टर्म पूरा लेना है, 0.75 मतलब मेरे भाई 2 के आगे थर्ड टर्म है और माइनस जो है सेकंड टर्म इसमें से घटा देना है। आप बोलोगे जी सर अब क्लियर हुआ। तो यहां पे सेकंड टर्म तो आपका 18 है प्लस 0.75, थर्ड टर्म माने सेकंड टर्म कितना है? तो 22 - 18 है ना, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 22 - 18 4। तो 0.75 की 4 में गुणा करेंगे 3, 18 + 3 21 आ गया 21। ठीक है जी। इसी तरीके से अब हमें बच्चों यहां पे Q3 निकालना है। Q3 निकालना है तो जैसे Q1 क्या है? साइज ऑफ 2.7 फिफ्थ टर्म, Q3 आएगा इसका 3 गुना। अब 2.75 का 3 गुना क्या आएगा? 2 का 3 गुना 6, 0.75 का 3 गुना 2.25, यानी क्या आएगा? 8.25 टर्म, 8.25 टर्म का साइज। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम क्या इसमें? नहीं। ठीक है ना भाई, इसका 3 गुना करेंगे, 2 का 3 गुना 6, 0.75 का 3 गुना 2.25, तो ये 8.25 आ गया। तो इसका मतलब आपको 8th टर्म लेना है और ये प्लस 0.25 तो है ही, 0.25। अब 8 के आगे अगला आता है आपका 9th टर्म में से आपको 8th टर्म यहां पे घटा लेना है, ये हो जाएगा। तो 8th टर्म यानी कि कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो 8 टर्म आपका 35 आ गया प्लस 0.25 इंटू, ये घटा लीजिए 9th में से आप 8th घटा लीजिए, तो 37 9th टर्म है, ये 35 है, 37 में से 35 घटाएंगे 2, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 35.5, 35.5। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई परेशानी? तो ये Q1 आ गया और ये Q3 आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, तो ये Q1 आ गया, Q3 आ गया। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आएगा मेरे भाई? इनका डिफरेंस Q3 - Q1, यानी कि 35.5 - 21, तो कितना आ गया बच्चे? 14.5, 14.5। क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ गया मेरे भाई? इसका आधा, 14.5 का आधा, 7.25, ये इंटर क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा? आप मुझे करके बताइए भैया। Q3 - Q1 बटे Q3 + Q1, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। मुझे आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझना, ये तो हुआ क्वार्टाइल। अब हम चलेंगे डेसाइल। भाई जैसे क्वार्टाइल मैंने आपको सिखाया वैसे ही डेसाइल होता है, परसेंटाइल। आप मेरे एग्जांपल से सारे कॉन्सेप्ट समझे होंगे। अगर मैं किसी भी डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दूं, 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दूं, तो कितने आपको सैंपल चाहिए होंगे? 9। ठीक है भाई, 10 पार्ट्स में बांटना, अगर जैसे मुझे 5 पार्ट्स में बांटना है तो कितने चाहिए? 1 2 3 4, 4 ही चाहिए मेरे भाई। देखो 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बराबर पार्ट हो जाएंगे कि नहीं? तो 10 पार्ट में बांटना है तो मुझे 9 जो है पॉइंट्स चाहिए होंगे, इन्हें कहेंगे हम 9 डेसाइल्स। ठीक है ना? डेसाइल आर मीजर विच डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन 10 इक्वल पार्ट्स, है ना? जो डेसाइल ऐसे मेजरमेंट है जो एक डिस्ट्रीब्यूशन को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्ट को हम लोग फर्स्ट डेसाइल कहते हैं, सेकंड को सेकंड डेसाइल, तीसरे को थर्ड डेसाइल, है ना? इसी तरीके से 9वें को 9th डेसाइल कहेंगे। और उन्हें डिनोट कैसे करते हैं? D1 D2 D3 डॉट 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 D9 से हम लोग इन्हें डिनोट करते हैं। अब D1 कैसे आएगा मेरे भाई? मान लो किसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके n सैंपल हैं, n डाटा हैं,
ठीक है, n या कैपिटल N मान लीजिए, तो D1 आएगा n+1/10, 10 पार्ट में डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करेंगे, D1 है तो 1 से गुणा, n+1/10। अगर D5 निकालना है तो n+1/10 5 से गुणा। अगर D8 निकालना है तो n+1/10 इंटू 8 से गुणा, इसका साइज। D1 यानी कि n+1/10 आइटम का साइज, D5 मतलब n+1/10 के 5 गुना आइटम का साइज, D8 मतलब n+1/10, 10 पार्ट्स में करना इंटू 8, इस आइटम का, इस टर्म का साइज, ये आपका D8 होगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एग्जांपल से मैं आपको चीजें क्लियर करवा दूंगा। ये बताओ, तीसरा, फाइंड द सिक्स्थ डेसाइल फॉर द नंबर्स। आपके सामने नंबर्स दिए हैं, इनका सिक्स्थ डेसाइल आपको निकालना है। देखो भैया, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एन की वैल्यू यहां पर 8 है, तो सबसे छोटा नंबर तो मुझे यहां पे 9 ही दिखाई दे रहा है। फिर आपका 10 है, फिर आपका 11 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 15 है, फिर आपका बच्चों 18 है, फिर आपका 20 है, फिर आपका 25 है। यही हो गया ना? आप बोलोगे यस सर, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब हमें यहां पे सिक्स्थ डेसाइल यानी कि D6 निकालना है। तो क्या आएगा मेरे भाई? ये आएगा आपका 8 + 1/10, n+1/10 मल्टीप्लाई बाई सिक्स्थ आइटम। इस आइटम का या इस टर्म का आपको साइज निकालना है। यही आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो 8 और प्लस 1 9 छिक्का 54/10 यानी कि 5.4 टर्म आपको निकालना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है ना? एन की वैल्यू यहां पे 8 है, तो 8 + 1 9 छिक्का 54/10, 5.4 टर्म निकालना है आपको। तो बिल्कुल वही चीज करेंगे। 5.4 का मतलब फिफ्थ टर्म तो हम पूरा लेंगे, प्लस ये 0.4 है, तो फिफ्थ टर्म तो पूरा ले लिया। फिफ्थ के आगे कौन सा आएगा? सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म में से आप लोग फिफ्थ टर्म घटा लीजिए। दैट्स इट। समझ में आई बात? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। फिफ्थ टर्म क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 15 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म। सिक्स टर्म 18 है, फिफ्थ टर्म आपका 15। तो 18 माइनस 15 3, 3 चौका 12 1.2, 15 में 1.2 जोड़ेंगे 16.2 आ गया। 16.2 बोलो। ये सिक्स्थ डेसाइल है। मजा आया? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, गजब, मजा आ गया। इसी तरीके से आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई, ये वाला, फॉर द गिवन डाटा, इस डाटा सेट के लिए आपको D3 और D8 ज्ञात करना है। D3 और D8 आपको निकालना है। बताइए कर पाओगे? ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको एक सवाल करके बताया, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा, ठीक है? हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। होमवर्क है आपका, कमेंट्स में मुझे करके बताओ। खत्म हो गया। हम आते हैं परसेंटाइल की तरफ। परसेंटाइल मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी डाटा सेट को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दें तो क्या कहलाएगा? 100 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो परसेंटाइल बन जाएगा। और भैया 100 पार्ट्स में बांटने के लिए आपको 99 परसेंटाइल्स आपको चाहिए। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट परसेंटाइल, द सेकेंड परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, एक्सेट्रा। ठीक है जी? फर्स्ट पार्ट को हम फर्स्ट परसेंटाइल कहेंगे, सेकेंड को सेकेंड परसेंटाइल कहेंगे, थर्ड को हम थर्ड परसेंटाइल और 99 को 99th परसेंटाइल कहेंगे। और इनको इस तरीके से हम सिंबलाइज करते हैं, P1 P2 P3 ... P99। जैसे मुझे लिखना है P54 परसेंटाइल, तो 54 परसेंटाइल को कैसे लिखेंगे? P54। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। अब P1 कैसे आएगा? तो P1 आएगा मेरे प्यारे भाई, अगर सपोज किसी डिस्ट्रीब्यूशन में n टर्म्स है, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में n आइटम है, तो P1 आएगा n+1/100। 100 पार्ट में डिवाइड करना ना, मल्टीप्लाई बाई 1, ये आइटम n+1/100 जो है आइटम आपका होगा। P19 क्या आएगा? n+1/100 को 19 से गुणा करेंगे, इस आइटम का साइज।
P72 का आएगा n+1/100 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला आइटम का साइज लेना। P90 का आएगा n+1/100 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस आइटम का साइज हो जाएगा। बताइए इससे आसान तरीके से और कैसे समझा सकते हैं आपको, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है जी, ये बताओ बच्चे, दिए गए डेटा से P15 और P64 ज्ञात कीजिए। आपके सामने डेटा है, कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके सामने ये 10 डेटा है, तो n की वैल्यू यहां पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 डेटा। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो मेरे भाई। सबसे छोटा नंबर यहां पर 48, 48 के बाद यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है 52, 52 के बाद दिखाई दे रहा है 55, 55 58 60 62। ठीक है जी, 62 के बाद 65 68 70 75। ये हो गया मेरे भाई। मुझे लगता है कुछ मिस नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक है। अब हमें यहां पर निकालना है P15, या ये भी बोल सकता है 15th परसेंटाइल। P15 आपको निकालना है, तो P15 आपको कैसे निकलेगा? 15 + 1, सॉरी नंबर ऑफ आइटम्स तो यहां पे 10 है ना, 10 + 1/100, 10 + 1/100 इंटू 15th आइटम। इस आइटम का साइज आपको निकालना है। बोलो हां, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। तो क्या आएगा भैया? ये 10 + 1 11, 15 × 11 165, 165/100 आएगा 1.65। तो 1.65 टर्म आपको निकालना है। बोल हां कि ना? ठीक है, n+1/100, 10 + 1 11, 11/100 0.11, 15 की 0.11 में गुणा करेंगे आएगा। तो 1.65 टर्म में क्या आएगा? देखिए फर्स्ट टर्म तो लेना ही लेना है, फर्स्ट टर्म तो लेना ही लेना है, 48 + 0.65। अब 0.65 में मेरे दोस्तों देखिए, फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म घटा दीजिए। 52 - 48 4 के 0.65 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 2.6। तो 48 + 2 50, 50.6 आ जाएगा, ये 50.6। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। ये आगे आपका P15। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये बताओ कि P64 क्या आएगा? P64 आएगा भाई, यहां पे 10 टर्म्स है, 10 + 1/100 इंटू 64, 64 से गुणा इंटू 64th टर्म या आइटम। इस टर्म का साइज आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो 10 + 1 11। अब 64 × 11 करूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 660 और 44, 704/100, यानी कि 7.04 टर्म। बोलो हां, किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। अब 7.04 टर्म में 7 टर्म तो लेना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, यानी कि 65 आएगा। 65 तो आएगा प्लस 0.04, 7th टर्म तो ले लिया। अब 7th के आगे 8वां टर्म 68 और -7th टर्म यानी कि 65। अब ये आ जाएगा भाई, 68 में से 65 घटाएंगे 3 की 0.04 में गुणा 1.2। ठीक है जी, सॉरी 3 चौक 12, 0.12 आएगा। तो 65.12, 65.12 आ गया बच्चे। ठीक है, किसी को कोई समस्या? इस तरीके से फटाफट आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया। ये सब सवाल एनसीईआरटी के ही हैं। एक सवाल और है, द वेट इन केजी ऑफ 12 पर्सन। 12 लोगों का वेट दिया हुआ है किलोग्राम में। इस प्रकार से आपको 75 परसेंटाइल बताना है, 75 परसेंटाइल। बताइए बच्चों, मैं करवा दूं कि आप कर लोगे हैं? और भी कोई सवाल है क्या?
और भी सवाल है, चलो इस सवाल को आप करके बताना, अगला वाला मैं बता देता हूं। ये आपका होमवर्क है, हर बच्चा इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट्स में करके बताए। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है जी। यार मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको क्या लगता है इतना बेहतरीन, इतना सिस्टमेटिक तरीके से डाटा अपने आप अरेंज हो जाता है? खिचड़ी सी पकी हुई है यूट्यूब पे, पढ़ने जाओगे 10 डाउट लेके आओगे। मैं आपको इतने सरल भाषा में समझाता हूं, इतने बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूं और बिल्कुल रेलेवेंट सवाल क्रिएट करके डाल रहा हूं। तो आप भी उसका रिस्पॉन्स करो मेरे भाई, आंसर बताना है और कमेंट जरूर करना वीडियो में। फॉर द गिवन डाटा सेट, आपके सामने डाटा सेट है, आपको इसका थर्ड क्वार्टाइल, सेवंथ डेसाइल और 40 परसेंटाइल बताना है। तीन चीजें पूछ ली एक सवाल में। कितने डाटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पर ये 12 डाटा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, हमेशा सेट करो ना। तो सबसे कम आएगा जी यहां पर 26, 26 के बाद मुझे दिख रहा है यहां पर 28, 28 के बाद यहां पर दिख रहा है 30, 30 के बाद है आपका 32, 32, 32 के बाद है आपका 35, 35 के बाद है आपका, नहीं 32 के बाद आपका 34 है, 34 के बाद है 35, 35 के बाद है 40, 40 के बाद 42, 42 के बाद है, नहीं 35 के बाद 38 भी तो है, 35 के बाद 38 है, फिर 40 है, फिर 42 है, 40 42, 42 के बाद 45, 45 के बाद 42 के बाद 44 45 फिर 50, 44 45 50। मुझे लगता है कुछ मिस नहीं हुआ है यहां पर, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल ठीक, 12 आइटम्स हो गए। ओके ठीक है। अब हमें यहां पे थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, थर्ड क्वार्टाइल जल्दी से निकालो। Q3, Q3 क्या आएगा? n+1/4, n+1/4 इंटू 3 से गुणा, ये आइटम आएगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला आइटम लेना है आपको। तो 12 + 1 13, 13 तिया 39/4, 12 + 1 13 तिया 39/4 आएगा, 4 नाम 9.75 टर्म, 9.75 टर्म आएगा मेरे दोस्त। किसी को कोई प्रॉब्लम? यानी कि नौवां टर्म तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां टर्म आएगा 42 प्लस 0.75, नौवां टर्म तो आ गया। अब 0.75 में किससे गुणा होगी? 10वें में से मेरे प्यारे भाई नौवां टर्म आप घटा लेंगे। 44 - 42 2, 2 गुणा 0.75 1.5, 42 में 1.5 जोड़ेंगे 43.5 आ गया, खत्म। इतना ही टाइम लगना चाहिए। D7 आपको निकालना है, तो भैया n+1/10 आएगा, 10 इंटू 7th टर्म, ये आएगा भैया 12 + 1 13 7 91, 91/10 यानी कि 9.1th टर्म, 9.1। तो नौवां टर्म तो आएगा, नौवां टर्म आपका 42 है, प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 10th टर्म माइनस 9th टर्म, 44 - 42 2 हो गया, 2 ये आपका 42.2 आ गया, 42.2 आ गया। बोलो हाँ। आपको बताना 40 परसेंटाइल, फिर 40 परसेंटाइल, तो P40 आ गया। तो क्या आएगा? n+1/100 इंटू 40th टर्म, तो 12 + 1 13 गुणा 40, 520/100, 520/100 आ गया जी, 5.2th टर्म। पांचवा तो आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 34, ये 34 आ गया, प्लस 0.2, ठीक है। पांचवा टर्म तो लिखना ही लिखना है, फिर पांचवे के आगे छठा, छठे में से आपको पांचवा टर्म घटाना है मेरे भाई, ये आ जाएगा भाई यहां पर। कोई प्रॉब्लम? 35 - 32 3, 3 की 0.2 में गुणा 0.6 यानी कि 34.6, 34.6। हो सकता है ना एक ही सवाल में आपसे तीनों कॉन्सेप्ट पूछ ले, और ये खासकर मेंस के पेपर में करेगा एग्जामिनर, ठीक है भाई। सबको समझ में आ गया? P40 यहां पे गलती होगी मेरे भाई, ये 35 - 34 आएगा ना, ये 34 लिखा है तो यहां भी तो 34 ही आएगा ये।
35 माइनस 34 1 गुणा 0.2, ये 34.2 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। सिक्स्थ टर्म में से फिफ्थ टर्म घटाएंगे, खत्म। इसी के साथ मेरे दोस्तों खत्म होता है। तो सब बच्चे अभी कमेंट करके बताइए कि अगर पेपर में क्वार्टाइल्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद डेसाइल परसेंटाइल निकालने के लिए सवाल आया तो आप कर लोगे? क्या आप सवाल कर लोगे मेरे भाई? अब मैं आपके सामने अगला कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, स्क्यूनेस। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बिल्कुल सिंपल भाषा में, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है। स्क्यूनेस, बच्चे बहुत डरे हुए हैं सर आजकल तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, सर अंग्रेज वाले सवाल पूछ रहा है हमसे, हैं? लाभ हानि नहीं पूछ रहा सर, राम शाम को नहीं बेच रहा। अरे भाई कोई डरने की बात नहीं है, सब चीजें आसान है। सबसे पहले अब आप अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे आज की क्लास में, चौथा स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को देसी भाषा में कहें तो तिरछापन, तिरछापन, तिरछापन। हिंदी में थोड़ा टेक्निकल भाषा में कहें तो विषमता, विषमता मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ध्यान से सुनिएगा सब, कौन बच्चे ध्यान से सुनिएगा, स्क्यूनेस है क्या प्यारे भाई। अगर हमें कोई डाटा सेट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने अपनी एप्लीकेशन पे 1 लाख बच्चों का टेस्ट कराया, उन सब बच्चों के मार्क्स को हमने लिख लिया, तो हमारे पास में एक डाटा सेट है। अब उस डाटा सेट का हम लोग मीन भी निकाल सकते हैं, उस डाटा सेट का हम लोग मोड भी निकाल सकते हैं, और उस डाटा सेट की हम लोग मीडियन, माध्यिका भी निकाल सकते हैं। मीडियन जस्ट मिड वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई, जो बीचों बीच में आता है अरेंज करने पर असेंडिंग ऑर्डर में। ये क्या कर रही है, एक तरीके से ये सब एवरेज का काम करते हैं। ये ना एवरेज की ही अलग अलग जो है परिभाषाएं हैं एक तरीके से, ठीक है जी। अब अगर मैं इस डाटा सेट को ग्राफ के हिसाब से दर्शाऊं, ग्राफ के हिसाब से दर्शाऊं, तो मेरे प्यारे भाई उस ग्राफ की जो शेप होगी, उस शेप के हिसाब से मैं बता पाऊंगा कि ये ग्राफ सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है। क्या ये एक सिमेट्रिक पोजीशन में है, क्या ये एसिमेट्रिक पोजीशन में है। ध्यान सुनिएगा, इन देखो सबसे पहले आप समझिए स्क्यूनेस क्या होता है। स्क्यूनेस होता है लैक ऑफ सिमेट्री, यानी कि मेरे पे मेरी सिमेट्रिसिटी नहीं है, डाटा इवनली स्प्रेड नहीं है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो उसका मीन, मीडियन और मोड कॉन्साइड करेंगे। भाई अगर कोई डाटा सेट ऐसा है जिसके मीन, मीडियन और मोड बराबर हैं तो वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा मेरे भाई। जैसे कि यहां पर आपको दिया हुआ है, ये x बार यानी कि मीन है, ये आपका मीडियन है मेरे प्यारे भाई, ये आपका मोड है। अगर मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर है, तीनों ही मेरे दोस्तों इस लाइन के ऊपर हैं, तो आप देखिए ये बिल्कुल जैसा राइट साइड में दिख रहा है वैसा ही लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यानी कि एक तरीके से मिरर इमेज बन रहा है। तो ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ में? यानी कि अगर आप टेस्ट में मेरे भाई मैंने मीडियन निकाला, मीडियन से आगे मेरे भाई जिस तरह से स्कोर हो रहा है, अगर मीडियन से पहले भी उसी तरीके से स्कोर हो रहा है तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड एक जगह कॉन्साइड करते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? अगर कोई मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डाटा सेट अगर सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो क्या हो जाएगा फिर, वो एसिमेट्रिक हो जाएगा, और या फिर स्क्यू, तिरछापन आ जाएगा मेरे भाई उसमें। यार सी बात है, अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो कैसा होगा, एसिमेट्रिक होगा या स्क्यूड हो जाएगा। तो स्क्यूनेस कुछ और नहीं है, लैक ऑफ सिमेट्रिसिटी है, लैक ऑफ सिमेट्रिसिटी। स्क्यूनेस मींस, स्क्यूनेस का और मैथमेटिक्स में मतलब है कि डाटा जो है अनइवनली स्प्रेड है। हो सकता है जैसे आपने बच्चों के मार्क्स निकाले, मीडियन आप मार्क्स आपने पता करे, तो मीडियन के आगे अगर बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, मीडियन से पहले कम कम नंबर है मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो डाटा इवनली स्प्रेड नहीं रहा, यानी कि मेरे भाई मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं होते। एसिमेट्रिकल डाटा वो होगा जहां मीन, मीडियन, मोड इक्वल ना हो मेरे भाई, ठीक है। तो
एक डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा जब टू हाफ्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर मीडियन के आजू बाजू में मेरे दोस्तों आपका डाटा एक दूसरे के मिरर इमेज में नहीं है तो वो एसिमेट्रिक या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। समझ में आया? तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक में यही फर्क है कि सिमेट्रिक में मीन मीडियन मोड बराबर होता है, एसिमेट्रिक में अलग अलग होता है, डाटा इवनली स्प्रेड नहीं होता। अब मेरे प्यारे भाई ये जो स्क्यूड है, जो तिरछापन है, दो तरीके से हो सकता है। एक पॉजिटिवली स्क्यूड जिसे हम राइट स्क्यूड कहते हैं। पहला है पॉजिटिवली स्क्यूड। आपने डाटा सेट को इस तरीके से डिनोट किया, ये बच्चों आपका मोड है, ये आपका मीडियन है और ये बच्चे आपका मीन है। समझ में आया? तो पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब है कि ये जो टेल है, ये जो टेल है मेरे प्यारे भाई, ये राइट वर्ड की तरफ ज्यादा है, राइट डायरेक्शन में ज्यादा है। टेल इज लॉन्गर ऑन द राइट साइड। टेल जो है वो राइट साइड में ज्यादा लॉन्गर है मेरे भाई। देखो मोड, मीडियन और मीन लगभग एक दूसरे के नजदीक ही होते हैं, ये ज्यादा दूर दूर नहीं होते और ये एक तरीके से एवरेज ही होता है मेरे भाई। तो पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट स्क्यूड डाटा का मतलब है कि टेल जो है, जो टेल है ये राइट साइड में ज्यादा लॉन्गर होगी। और पॉजिटिवली स्क्यूड में मेरे प्यारे भाई मीन बड़ा होगा मीडियन से और मोड से। पॉजिटिवली स्क्यूड में मेरे प्यारे भाई मीन हमेशा मोड से बड़ा होता है। ठीक है जी, मीन हमेशा मोड से बड़ा होता है। क्लियर है? मीन हमेशा जो है मोड से बड़ा होता है। ओके, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। जैसे कि मेरे भाई इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आप अगर आप हमारे देश के मेरे प्यारे भाई लोगों की आप इनकम निकालें, है ना, इनकम निकालें, तो मेरे भाई जो देश के अमीर लोग हैं, जो देश के अमीर लोग हैं, 1% जो टॉप रिच लोग हैं, उनकी इनकम इतनी ज्यादा है कि उसके हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा मीन वैल्यू को वो बढ़ा देंगे, है ना। ए फ्यू एक्सट्रीमली रिच पीपल इंक्रीजेस द मीन वैल्यू को बढ़ा देंगे मेरे प्यारे भाई जो अमीर लोग हैं। उसकी वजह से जो आपका ये जो ग्राफ है राइट साइड में जो है स्क्यू करेगा। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो पॉजिटिवली स्क्यूड और राइट स्क्यूड का मतलब कि आपका जो टेल है वो राइट साइड की तरफ लॉन्ग होगा और मीन हमेशा मोड से बड़ा होगा। दूसरा है मेरे, देखो ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी आ सकती है, ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, मैं आपको करवाऊंगा अभी। अब निगेटिवली स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड। निगेटिवली स्क्यूड का मतलब कि आपका जो मेरे प्यारे भाई टेल है वो लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा लॉन्गर होगा। टेल इज लॉन्गर ऑन दी लेफ्ट साइड। और इस केस में मेरे प्यारे भाई मीन से बड़ा होता है आपका मोड, मीन से बड़ा मीडियन, मीडियन से बड़ा मोड। ठीक है जी, मीन से बड़ा होता है मोड। ठीक है जी, तो निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको इस स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को आप, अच्छा हाँ यहां पर मैंने टेबल में भी बना दिया, ध्यान सुनेगा। डिफरेंस टेबल सिमेट्रिक वर्सेस स्क्यूड। देखिए मेरे भाई, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बेल कर्व, बेल कर्व का मतलब इस तरीके से है, बिल्कुल ये, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा बेल कर्व। यानी कि उसके मीन, मीडियन और मोड सारे के सारे इक्वल होंगे और उसकी स्क्यूनेस 0 होगी। तो सवाल जैसे ये बन सकता है कि एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस क्या होती है, 0 होती है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉजिटिवली स्क्यूड है तो टेल राइट साइड की तरफ लॉन्गर होगी और पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन हमेशा बड़ा होता है मोड से। निगेटिव में टेल लेफ्ट साइड की तरफ लॉन्गर होगी और निगेटिवली स्क्यूड में आपका मोड बड़ा होता है मीन से, मोड बड़ा होता है मीन से। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है जी, आगे चलिएगा। अब मेरे दोस्तों स्क्यूनेस नापने के क्या आइडिया है, कैसे आप नापेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है कि निगेटिवली स्क्यूड है, इसकी टेल किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उसके लिए बहुत सारे मैथमेटिशियन ने बहुत सारे जो है आइडिया दिए, बहुत सारे आइडिया दिए गए मेरे भाई। पहला और सबसे फेमस जो अभी तक पेपर में आया, कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मैथमेटिशियन का नाम है, कार्ल पियर्सन मेथड। उसके बाद ये सब मैथमेटिशियन के नाम है, बॉलीज मेथड, कैलीज मेथड, मेथड ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, अभी तक आपके पेपर में मेरे दोस्तों केवल कार्ल पियर्सन मेथड ही आया स्क्यूनेस नापने का। ये 3 मेथड भी होते हैं, हालांकि मैं इन पे सवाल नहीं कराऊंगा पर आपको कॉन्सेप्ट जरूर बता दूंगा, जिससे कि अगर कभी आए तो आप कर पाओगे खुद से।
कार्ल पियर्सन मेथड। तो कार्ल पियर्सन ने तरीका बताया मेरे भाई स्क्यूनेस नापने का। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो उसने डिफाइंड किया उसका फॉर्मूला है, इसको एस के लिखना है। क्या लिखना है बेटा? एस के। एस के मतलब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्या फॉर्मूला है मेरे भाई? मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। कार्ल पियर्सन मेथड मेरे दोस्तों स्क्यूनेस नापने का क्या फॉर्मूला है? मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लो भाई कॉपी में। मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपका मोड क्लियरली डिफाइंड है। व्हेन मोड इज क्लियरली डिफाइंड, जब मोड की आप क्लियरली जो है वैल्यू बता सकते हैं, समझ में? व्हेन मोड इज क्लियरली डिफाइंड, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। यहां भी एक डाउट है, लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ा तो दिया पर आधा अधूरा पढ़ाया है? अगर सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो बच्चे पेपर में नहीं कर पाएंगे। अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। पूरी सटीक और एंड तक जानकारी केवल यही वीडियो में आपको मिलेगी। मोड आप जानते हैं जो डाटा सबसे ज्यादा रिपीट होता है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 9, 16, 11, 16, 15, 16। ये जो है एवरेज, ये जो है एज है, ये 6 बच्चों की एज है। बताओ इसका मोड क्या है? तो सबसे ज्यादा यहां पे नंबर 16 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो यहां पे मोड 16 हो जाएगा। तो इस डाटा का मोड आसानी से निकलेगा 16। पर इस तरीके से लिखा जाए 9, 11, 13, 15, 16। बताओ इस डाटा का मोड क्या है? हर नंबर 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इस डाटा का कोई क्लियर मोड नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मोड है ही नहीं मेरे दोस्त यहां पे क्लियर। तो इस डाटा वाले सवाल में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये फॉर्मूला तभी लगाना है क्योंकि यहां मोड आ रहा है, जब मोड आपका क्लियरली डिफाइंड है। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे यस सर। अगर मोड डिफाइंड नहीं है क्लियरली, तो आपने पढ़ा हुआ है इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मोड निकाला जाता है। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ये फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं हम इंपिरिकल फॉर्मूला। मोड बराबर, रेलवे तो इसी पे अपना स्टैटिक्स खत्म कर ले रहा है। रेलवे का पेपर ऐसा है कि इसी फॉर्मूले पे वो स्टैटिक्स के सारे सवाल पूछ ले रहा है। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। भाई किसी भी डाटा सेट का मीन आसानी से निकाल सकते हैं, मिडिल आसानी से निकाल सकते हैं, मिडिल वैल्यू। मोड निकालेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला से, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो अगर इसी फॉर्मूला में अगर मैं मोड की जगह ये रख दूं, मोड की जगह ये रख दूं थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, तो भाई ये फॉर्मूला बन जाएगा बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? माइनस की माइनस में गुणा प्लस, मीन प्लस 2 मीन 3 मीन, 3 मीन माइनस 3 मीडियन, 3 मीन माइनस 3 मीडियन हो जाएगा। 3 मीन माइनस 3 मीडियन हो जाएगा और ऊपर से क्या ले लेंगे? 3 कॉमन। तो 3 कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, समझ में आया? तो फिर आपका कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का फॉर्मूला, ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। यह फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब मोड क्लियरली डिफाइंड नहीं है। थ्राइस ऑफ मीन निकालो, मोड निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। थ्राइस ऑफ मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलो हां, ठीक है? यह है पूरी जानकारी। और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू हमेशा ही -3 से +3 के बीच में आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। यही रेंज होती है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की। ठीक है भाई, यानी कि इसको करने के लिए आपको मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आना चाहिए, जो मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं। सवाल देखते हैं मेरे प्यारे भाई। अब इस पे सवाल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे सवाल लेटेस्ट एग्जाम में इस पर आए हैं, काफी सारे सवाल। सवाल नंबर 8 देखिए, कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ रिलेटिव स्क्यूनेस इज डिफाइंड है। कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस क्या होता है? तो ये रहा बेटा पहला फॉर्मूला, मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पूछा गया था आपका जेएसओ के पेपर में, ठीक है?
ये जेएसओ के पेपर में आया था ये फॉर्मूला, मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे चलेगा सवाल नंबर 9। देखो इस पे फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और कैलकुलेशन करने के लिए भी आ सकता है। जैसे ये देखेंगे, ये पहले वो सवाल है जिनमें केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनमें ज्यादा मेहनत नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन 107 है, मोड 143 है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 75 है, ठीक है। तो आपसे पूछा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा मेरे भाई, जिसे हम एस के कहेंगे, यह आ जाएगा मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर इसको सिग्मा कह लेते हैं हम लोग, ठीक है भैया। मीन यहां पर 107 है और मोड 143 है और स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे 75 है। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये माइनस का 36 आएगा बटे 75। तो 3 से जाएगा ये 12 बटे 25, ठीक है ना। तो 4 से गुणा कर लेते हैं, 48 बटे 100, यानी कि माइनस का 0.48, डेसिमल में है ना ऑप्शन, माइनस का 0.48 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। यानी कि ये निगेटिवली स्क्यूड जो है, ये निगेटिवली स्क्यूड जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी टेल जो है लेफ्ट साइड की तरफ होगी मेरे भाई। ओके, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको बात समझ में आ गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 9वां सवाल हो गया। सवाल नंबर 10, मीन 75 है, मीडियन 70 है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। सारी वैल्यू आपको दी हुई है, केवल फॉर्मूले में आपको रखना है मीन 75 है, मीडियन 70 है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा, वैल्यू रखो। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.6 बराबर मीन, अच्छा मीडियन दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, थ्राइस ऑफ, लिख लेता हूं एक बार फॉर्मूला, मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूं, याद हो जाएगा। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, अगर आपको मीडियन दिया है, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोड की जरूरत ही नहीं यहां पर। अब आपका ये 0.6 दिया कोफिशिएंट, थ्राइस मीन कितना है 75, मीडियन कितना है बच्चों 70 बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, तो यह आ जाएगा 0.6 SD बराबर 75 माइनस 70, 5 तिया 15, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जी 15 बटे 0.6। डेसिमल हटाओगे तो यहां 0, 25 छिक्का 150, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 25 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बढ़िया सवाल है ना, मजा आ रहा है पढ़ के। आ जाइए बच्चे, सवाल नंबर 11 देखिए। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट स्क्यूनेस एक डिस्ट्रीब्यूशन का 0.32 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 है, मीन 29.6 है, मोड क्या होगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सवाल है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या है आपका 0.32, इसी तरह के सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं ये सब चीजें, मुश्किल थोड़ा ना है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 है और मीन 29.6 है, मोड आपसे पूछा, रख दो वैल्यू। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.32 बराबर मीन कितना दिया है 29.6, मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो गया जी 6.5, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, 6.5 की गुणा कर देंगे 0.32 में, 65 की 30 में गुणा करो 1950, 65 की 2 में 130, आ गया 2080, 2080 आ गया। डेसिमल लगाएंगे 3 डिजिट के बाद 2.08, 2.08 आ गया 29.6 माइनस मोड, ठीक है बच्चे। तो मोड की वैल्यू यहां पर आ गई आपका 29.6 माइनस 2.08, ठीक है, उधर जाएगा तो ये आएगा भाई 29, ये 27.52, 27.52 सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। अगला सवाल, ये बताइए मेरे भाई, सवाल है 12। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डाटा अर्थमेटिक मीन 120, वेरिएंस इज 49,
कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज माइनस का 0.3। तो आपसे पूछा है डाटा का मोड क्या है और मीडियन क्या है। बढ़िया सवाल लग रहा है, बताओ। दो सवाल और हैं, करिए जरा भाई। एक सवाल में आपको मीन जो है वो कितना दिया है, मीन दिया है 120, वेरिएंस इज 49। अगर वेरिएंस 49 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कल ही मैंने पढ़ा है, वेरिएंस का अंडर रूट यानी कि 7। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जो है वो निगेटिव है, माइनस का 0.3 है, -0.3। तो भाई आप मोड तो डायरेक्ट निकाल लोगे ना, मोड तो डायरेक्ट निकाल लोगे। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है माइनस का 0.3 बराबर मीन 120, मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे दोस्तों आपका यहां पर 7 है ना, रख दो। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या आएगा, मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको वेरिएंस दिया था, वेरिएंस 49 का रूट 7। अब 7 की यहां पे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2.1 बराबर 120 माइनस मोड। तो यहां से आपका मोड आ गया बच्चे एकदम क्लियर, क्योंकि ये माइनस का 2.1 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 122.1। ये आपका मोड आ गया 122.1। ठीक है, क्योंकि अगर ये निगेटिवली स्क्यूड है तो मीन से बड़ा होगा मोड। मीन 120 है तो मोड बड़ा आया 122.1। अब आपसे सवाल में मोड तो आ गया भैया, मोड आ गया, मीडियन निकालनी है। अब आप एक बार बताइए कैसे निकालेंगे मीडियन, दोबारा लंबा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, मीन दिया है, मोड मैंने पता कर लिया, तो ये मीडियन आप निकालेंगे आप इंपिरिकल फॉर्मूला से। इंपिरिकल फॉर्मूला होता है मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। जैसे मोड यहां पर 122.1 है, मीडियन आपको निकालना है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मीन कितना है आपका 120। 120 दूनी 240 इधर जाके जुड़ जाएगा, इधर जाके जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, 40 जोड़ेंगे 3 मोड, हाँ ठीक है, 240 जब इधर आके जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये 362.1 बटे 3, ये आपका आ जाएगा मीडियन। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, 240 इधर आके जुड़ जाएगा ना, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 0 3 सत्ते 120.7। तो मीडियन जो है आपकी 120.7 आ जाएगी, 120.7 ये मीडियन आ गई। मुझे लगता है सब बच्चे को समझ आ गया है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर 13, ये बताइएगा, लास्ट सवाल है ये इस टाइप का, लैंग्वेज बेस्ड। लैंग्वेज बेस्ड बहुत मेहनत से, डाटा अलग अलग किताबों से, बहुत सारे ट्यूटोरियल से मैंने आपके लिए जो है कंपाइल किए हैं, और मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम इससे बाहर एग्जामिनर नहीं सोचेगा। एग्जामिनर नया तो सोच सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता वो। फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 250, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 12%, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.4, फाइंड मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बढ़िया, यहां पे मैं 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला दिया हूं। एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 250 है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 12% है, ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.4 है। तो आपसे पूछा है मोड और मीडियन बताइए। एक बार बताओ, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हिंदी में विचरण का गुणांक, विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपको अगर पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने कल ही पढ़ाया था, आप हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन वाली क्लास देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 12% है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता बच्चों। मीन यहां पर 250 है, 250। अब गुणा कर देंगे 250 का 12% कितना आ जाएगा भैया, 325 गुणा 12 सॉरी 30 आ जाएगा। 250 का 10% 25, 2% 5, तो 30 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है, 25 गुणा 12 300 हो जाएगा, 3000% 30 होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 30 आ गया यहां पे। अब आपको जैसे यहां पे कार पियर्सन कोफिशिएंट दे रखा है 0.4, तो कार पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बराबर क्या होता है, मीन 250, मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आएगा मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाला है कैलकुलेट करके 30 निकाला है। अरे समझ पाए ना, 250 का 12% कर लिया, 12% को ऐसे लिख लो चाहे 4% 1/25, 12% 3/25, 25 से 250 10 बार काट दो, 10 या 30 ऐसे भी हो जाएगा। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा आपका 12 बराबर 250 माइनस मोड, तो मोड आ जाएगा भाई 250 में से 12 घटा देंगे 238, तो मोड आपका यहां पर 238 आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो हां, मोड 238 आ गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन आंसर है सी। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बराबर मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मीडियन भी निकालना। अब एक बात बताइए, इस सवाल में आपको मेरे भाई यहां पर मीन पता है, इस सवाल में आपको मीन पता है, हां जी पता है, मोड निकाल लिया, हां जी निकाल लिया। अब मीडियन आप मुझे करके बताना कैसे निकालोगे, इंपिरिकल फॉर्मूला से। मैंने आपको इंपिरिकल फॉर्मूला पढ़ाया है, इंपिरिकल फॉर्मूला मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, मीडियन निकाल के दिखाना। इसी के साथ प्यारे बच्चों, ये हर तरह के लैंग्वेज के जो भी बना सकता है एग्जामिनर, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। अब चलते हैं आगे कि सर ये बताओ, अगर हमको डाटा देके एग्जामिनर ये पूछने लगा कि इस डाटा सेट का कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे बताइए। अच्छा एक चीज बता दूं, सैटरडे संडे है, आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइएगा टेस्ट रैंकिंग पे, तो आप लाइव टेस्ट जो है मेरे भाई लगा सकते हैं। अभी लाइव टेस्ट शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल हो जाएगा। हर सैटरडे संडे लाइव टेस्ट करवाते हैं हम। और भाई साहब मैं आपको जो चैनल पे मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहा हूं, ये जो एग्जाम पेपर सॉल्व करा रहा हूं, ये जरूर सॉल्व किया करो मेरे दोस्त, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से इतना कुछ सीखोगे मेरे भाई, जितना आप खुद जो है इधर उधर हाथ पांव मार के नहीं सीख पाओगे। मैं आपको ऐसे मेथड और ऐसे नए सवाल कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, चलो सवाल नंबर 14, इन आंकड़ों के लिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताओ। बहुत ही इजी आंकड़ा है मेरे भाई, मुश्किल तो नहीं है। अब यहां पे मेरे भाई पहले बात करते हैं मीन की, मीन की बात करते हैं। तो मीन क्या आएगा, सबको जोड़ के, 4 डाटा है 4 से डिवाइड करो, तो सबको ऐड करो, 4 7 11 7 18 2 20, 20 आ गया। 4 ऑब्जर्वेशन है, 20/4 5, मीन आपका 5 आ गया, बहुत बढ़िया। यहां मोड आसानी से निकल रहा है, देखिए अगर मैं इसका मोड निकालूं तो 7 2 टाइम्स आ रहा है, यहां 7 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि मोड इज क्लियरली डिफाइंड, तो मोड की वैल्यू 7 है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है, मीन पता चल गया, मोड पता चल गया, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है अंडर रूट ऑफ, क्योंकि यहां पे मोड मीन बड़ी आसानी से निकल गया, डेसिमल में नहीं है, तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो, उसका स्क्वायर करो, 5 से 4 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1, 5 से 7 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 5 से 7 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 4, 5 से 2 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 ऑब्जर्वेशन है बटे 4, तो 4 4 8 और 1 9 9 18, अंडर रूट 18/4, अंडर रूट 18/4 आ जाएगा जी 9/2, यानी कि 3/√2 हो गए, 9 का रूट 3, 2 का रूट 2, ये आपका आ जाएगा भैया स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलो 4 4 8 1 9 9 18/4, यानी कि 3/√2 आ गया। अब मुझे निकालना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्या है भैया फॉर्मूला, मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 5 - 7 2, ये ऊपर चला जाएगा √2, तो -2√2/3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 2√2/3। अब आंसर कैसे होगा ऑप्शन में देख लीजिएगा। √2 क्या होता है, 1.414, इसका दुगुना, यानी कि 2.828, तो डिवाइडेड बाई अगर आप 3 करोगे तो कितना आएगा,
डेसिमल 3 नाम 27, एक 3 चौक 12, ठीक है जी। 3 3 दूनी 6, यानी कि 0.94 के करीब आएगा, ये 0.94 के करीब ही आएगा, ये है भैया। ठीक है, तो समझ में आएगा मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे आ जाना जरा, सवाल नंबर 15, ये बताओ आप लोग। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको बताना है इस डाटा का। ये चीज क्लियर करना जरूरी है, ये चीज क्लियर करना जरूरी है मेरे भाई, इसलिए मुझे लगेगा समय समझाने के। जैसे यहां पे आपको निकालना था, तो ये आएगा मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला लगा क्योंकि मोड क्लियरली डिफाइन है। अब यहां बताइए मेरे भाई, अगर आप इस सवाल को देखेंगे प्यारे बच्चे, तो यहां पर मोड नहीं है कोई क्लियरली डिफाइंड, क्योंकि हर एक डाटा वन टाइम आ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां से मीन निकालिए। मीन क्या आ जाएगा बच्चे इसका? 5, पहले जोड़ो, 5 7 12 12 24, टोटल 24/3, 3 संख्या 8, ये आ गया। अब मीडियन निकाल लीजिए, मीडियन निकाल लीजिए। तो मीडियन का मतलब हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि अब मोड तो है ही नहीं, जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो मिडिल में नंबर है वो आपका मीडियन है। मिडिल में यहां पे 7 आ रहा है, तो मीडियन आपका 7 आ गया। ठीक है, बस बात खत्म। अब आप यहां से पता कर लो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन। आपका मीन 8 है, 8 से हर एक संख्या का डिफरेंस करो, डिफरेंस करके स्क्वायर करो। 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 7 1 का स्क्वायर 1, और ये 8 माइनस 12 4 4 का स्क्वायर 16/3। तो आ जाएगा 9 1 10 और 16 26/3 आ गया, रूट 26/3। ठीक है, 26/3 यानी कि 3 8 24, 8.66 आ गया, 8.66। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या आ गया प्यारे बच्चे? यहां पर मीन थ्राइस हो जाएगा, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर ये वाला कंसेप्ट लगेगा प्यारे बच्चे, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पे मीन आपका 8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मीडियन आपका 7 है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 8.6। ऐसी रहने देते हैं मेरे भाई, वो तो आप ऑप्शन के हिसाब से कर ही लोगे। तो 8 माइनस 7 3 एकम 3 बटे अंडर रूट 8.66, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। हालांकि चलो आप इसको करना चाहते हो तो 8.66 का अंडर रूट क्या आएगा भैया? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2.9 आएगा क्या? 29 का स्क्वायर 841, 2.9 से भी बड़ा आएगा ये, तो ये आएगा 2.94 के करीब, यानी कि जो वैल्यू आएगी लगभग लगभग 1.02 के आसपास आ जाएगी, अप्रोक्स 1 के आसपास आ जाएगा ये, अप्रोक्स। ठीक है जी, समझ में आया? तो देखिए सवाल एक है पर दोनों का करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 16, फाइंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग डाटा। मैंने हर एक केस को ले लिया, एक सवाल लेके कि हां ये चीज है, आपको पागल नहीं बनाया। अगर मैं सवाल का डाटा बदल दूं तो आपको करने का तरीका बदलना पड़ेगा मेरे भाई। ये है इस चीज में बात दोस्तों, ये बच्चों को पता ही नहीं है। इस आंकड़े के लिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट बताइए। बहुत बढ़िया, सबसे पहले आप यहां से मीन निकालो। देखो इजी डाटा है तो इजीली आप मीन निकाल लीजिए। मीन तो क्या आएगा भाई? 15 18 33 और 20 53, 53 प्लस 21 कितना आ जाएगा? 74, 74 प्लस 26 यानी कि 100 आ गया। तो 100 आ गया बटे 5, यानी कि 5 संख्या है ना 20, तो मीन आपका 20 आ गया। ठीक किया है क्या हमने? इतना आसान कैसे? 21 और 26 आपका 37, 15 18 आपका 33, तो नहीं 47 और 33। हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, मीन 20 ही आ रहा है। और आप यहां पे निकालेंगे मीडियन, क्योंकि मोड तो कोई है ही नहीं,
हर नंबर एक बार आ रहा है, तो मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में, मिडिल में जो नंबर आ रहा है, मिडिल में जो नंबर आ रहा है वो आपका 20 है। बस ये सवाल सबसे बढ़िया है मेरे भाई, शुक्र मनाओ कि पेपर में ऐसा सवाल आ जाए। इस डाटा का मीन भी 20 आया, मीडियन भी 20 आया। अगर मैं यहां पे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालूं तो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअली यहां पे मीन भी 20 है, मीडियन भी 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर 0 हो गया। 0 को किसी नंबर से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा मेरे भाई। यानी कि मेरे दोस्तों यहां मीन मीडियन बराबर है, मोड भी आपका इसी के बराबर आएगा। मीन मीडियन बराबर है, मोड भी इसी के बराबर आएगा। मीन मीडियन मोड अगर बराबर है तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 होगा, यानी कि एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे भाई, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, आप देखते ही बता देते कि मीन मीडियन बराबर है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में बात? आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 17, फाइंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। देखो ये सवाल आपका होमवर्क है। अच्छा ये होमवर्क हम बाद में देते हैं, मैं आपको मुश्किल वाला कराता हूं। ये बताइए 18वां सवाल करो। इन डाटा पॉइंट से आप लोग निकाल के बताओ कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे छोटा नंबर 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 23 दो बार है 23, 23। उसके बाद मेरे दोस्तों 25, 25, 25 तीन बार है 25, 25, 25। उसके बाद आपका 27 फिर 40। ये आ गया प्यारे बच्चे, ठीक है जी। तो कितने डाटा हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां पे 9 ऑब्जर्वेशन है, एन की वैल्यू 9 है, ठीक है जी। अब यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो मोड क्लियरली निकल के आ रहा है, इस डाटा का मोड क्लियरली निकल के आ रहा है, हां कि ना? देख लो चाहे, मोड निकल के आ रहा है 25, 25, 25 सबसे ज्यादा बार आ रहा है 3 बार, तो मोड 25 है, मोड 25 है। अब आप इसका मीन निकालिए मेरे भाई, मीन क्या निकाल लीजिए मेरे दोस्तों? मीन निकाल लीजिए। मीन के लिए क्या करना है? सबको जोड़ना है, 9 से डिवाइड करना है। अब इसको चाहे आप ऐसे नॉर्मली जोड़ लो या अपनी मर्जी से कोई नंबर मान लो, कि भैया मैंने मान लिया जैसे इनका मीन 25 है, मैंने इनका मीन 25 मान लिया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब 25 से हर एक को कंपेयर करो, 15 10 कम है, 25 से 20 5 कम है, 23 2 कम है, 23 2 कम है, ये 0 कम है, ये 0 कम है, ये 0 कम है, 25 से 27 2 ज्यादा है, 25 से 40 15 ज्यादा है, ठीक है जी। तो यहां पे डेविएशन कितना आया प्यारे बच्चे? डेविएशन आएगा 15 से 15 कट जाएगा, यानी 15 से -15 कट जाएगा, -2 से 2 कट जाएगा, -2, डेविएशन आ गया 2। के कटेगा तो सब में बटेगा मेरे प्यारे भाई। यहां पे कितनी संख्या है? 9 संख्या है, बटे 9। 2/9 क्या होता है? 2/9 आता है जी 0.222, तो 25 में से 0.222 घटाएंगे, 0.2 घटाएंगे तो 24.78, ये आया मीन। ये मीन आया है 24.78 एप्रोक्स। भाई साहब अब मुझे यहां पे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि अंडर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो आप अपनी लंका लगाने के लिए खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि यहां मीन खतरनाक आया। मैंने कल की क्लास में ऐसी चीज रिवील करी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, कितना भी कठिन डाटा क्यों ना हो, ऐसे आएगा बेटा, ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि आप 24.78 से हर डाटा को कंपेयर करो, घटाओ, फिर उसका स्क्वायर करो, पागल हो जाओ, कि मीन यहां पे एग्जैक्ट नहीं आया, डेसिमल में आया। तो इसके लिए मेरे भाई हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते।
इसके लिए प्यारे बच्चों हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, जिसने ना देखा हो क्लास देख लेना, सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा डी बटे एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। भाई आपने अपनी तरफ से एक मीन एज्यूम कर लिया 25 मीन एज्यूम कर लिया। 25 से जब आपने डेविएशन चेक किया तो डेविएशन का सम क्या आ रहा है, सिग्मा डी यानी कि इनको जी 25 से आपने जब डेविएशन चेक किया -15 से 15 कट गया, -2 से ये 2 कट गया यानी कि -2। तो सिग्मा डी कितना है आपका प्यारे भाई, -2। अब आपको निकालना है सिग्मा डी का स्क्वायर। तो सिग्मा डी का स्क्वायर करो भैया, इन्हीं का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 -5 का स्क्वायर 25 प्लस -2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 15 का स्क्वायर 225, ये आएगा भैया। ठीक है जी, अब आप बताओ 225 25 250 100 350 350 और 12 362। तो सिग्मा डी स्क्वायर 362 आ गया, ये वैल्यू यहां रख दो। ठीक है भाई, 225 25 250 100 350 और 12 362 आ गया। तो 362 बटे एन में यानी कि 9 माइनस सिग्मा डी आपका -2 आया है, -2 बटे 9 का होल स्क्वायर, -2 बटे 9 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप बताओ 362 को अगर 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36 40 बार जाएगा, 40.22। ये डेसिमल पार्ट घटाओगे तो अप्रोक्स 40 आएगा, अप्रोक्स √40 आया अप्रोक्स मेरे प्यारे भाई, और बहुत नजदीक में मैंने निकाल दिया मेरे दोस्तों। बताइए दुनिया में कोई दूसरा तरीका आप मुझे बता दो, और ये YouTube पे किसी ने इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया, दुख की बात है, जहां आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी आसानी से निकालना सीख जाए आप एज्यूम्ड मीन से। बस एक ही फॉर्मूला सबने रट रखा है, इसलिए वो सवाल भी ऐसा करवाते हैं जहां मीन आसान आए। हम तो सवाल भी वो करा रहे हैं जब मीन लंका लगाए बच्चों की। √40 आया, और √40 क्या होगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे अप्रोक्स 6 से मेरे दोस्तों ये कितना ज्यादा है, 36 से 4 ज्यादा है 12, यानी कि 6.33। इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 6.33 के करीब। अप्रोक्स वैल्यू आपको निकालना आता है, बस हो गया मेरे भाई, ये आ गया सब कुछ। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या आएगा, मीन माइनस मोड। मीन है 24.78 माइनस मोड है 25 बटे स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाला 6.33। तो आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 0.22 यानी कि माइनस का 22 बटे 633 आ जाएगा। ये दशमलव कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा भैया माइनस का 0.0, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 तो 633 थी है, यानी कि -0.03 के करीब आएगा, -0.03 के करीब आएगा। ये इसका आंसर है मेरे भाई, ये है इसका आंसर। लगभग डेसिमल के 2 डिजिट तक ही बताना होता है, ये डेसिमल के 2 डिजिट तक ही। ठीक है, ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आएगा भैया। ठीक है, तो देखिए कितनी मेहनत है इस एक सवाल को करने के लिए। ये सवाल परफेक्ट है मीन्स के लिए। पहले आपने बच्चों क्या करा, इस सवाल में मोड निकाला, सिंपल दिख रहा है, फिर आपने एज्यूम्ड मीन के मेथड से मीन निकाला, फिर आपने मेरे भाई ये वाला तरीका करके निकाला आपने स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि यहीं से जल्दी निकलेगा, यहीं से जल्दी निकलेगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर, ओके। फिर आपने निकाला कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि 4 कॉन्सेप्ट इस एक सवाल के अंदर लगे हैं। आखिरी सवाल, इस क्लास का आखिरी सवाल मेरे भाई, और इससे ऊपर एग्जामिनर की औकात नहीं है सवाल बनाने की। अगर औकात है तो उसको नंबर फ्री में बंटवाऊंगा मैं, क्योंकि वो सवाल फिर 2-5 मिनट में भी नहीं हो सकता। यही मैक्सिमम लेवल है जो कंपटीशन में पूछा जा सकता है, वरना उस सवाल को सॉल्व करने के लिए इससे अलग वो बनाता है तो कैलकुलेटर चाहिए बेटा। ठीक है, कंप्यूट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यहां पे 10 डाटा पॉइंट है, n की वैल्यू 10 है। 9, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 29, 35, 40। कोई भी नंबर मेरे भाई दो बार रिपीट नहीं हो रहा, सब सिंगल टाइम रिपीट है, यानी कि इसका मोड डिफाइन नहीं है, इस डाटा का मोड क्लियरली डिफाइन नहीं है। तो इस सवाल का कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ निकालने के लिए हमें यह कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। मीडियन आप निकाल सकते हो, यहां पे 10 डाटा है ना, तो 10 का आधा फिफ्थ नंबर प्लस सिक्स्थ नंबर का आधा, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ नंबर का आधा, यह आ जाएगा आपका मीडियन। ठीक है जी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये आपका आ जाएगा मेरे भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 23 और 24 का आधा यानी कि 23.5, 23.5 आ गया बच्चे। क्या आ गया? ये मीडियन आ गया। ठीक है जी, पांचवें छठे का आधा। अब आपको निकालना है मीन। मीन आपको निकालना है, बताइए क्या आएगा बच्चे मीन। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो, मुझे 25 के ज्यादा नजदीक दिखाई दे रहा है, मैंने मान लिया कि इन डाटा का जो मीन है 25 है, इन डाटा का जो मीन है वो 25 है। 25 से कंपेयर करो, 9 16 कम है, 16 25 से 9 कम है, 18 7 कम है, 21 4 कम है, 23 2 कम है, 24 1 कम है, 26 1 ज्यादा है, 29 4 ज्यादा है, 25 से 35 10 ज्यादा है, 25 से 40 15 ज्यादा है। ये आया। तो यहां पे 25 से कंपेयर किया तो डेविएशन का सम क्या आ रहा है मेरे भाई, -16 -9, 25 से 25 कट जाएगा, 4 से आपका 4 कट जाएगा, 1 से आपका 1 कट जाएगा, यह आ जाएगा -9। तो डेविएशन आ गया -9। ठीक है जी, ये डेविएशन आपको आता है मीन निकालना, -9 आया। केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल कितनी संख्या? 10 संख्या, 10 में डिवाइड कर देंगे, 9 बटे 10 0.9, 25 में से 0.9 घटाएंगे 24.1, मीन इसका आया 24.1। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देख लिए आप अपने घिसे पिटे फॉर्मूले से, आपकी पता लग जाएगा, बीच में सवाल छोड़ के भाग जाओगे। तो कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट भाई साहब जिससे कि आपका मीन उछल उछल के आता है, सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन मन सिग्मा डी बटे एन का स्क्वायर। मैं ना होता तो कौन आपको ऐसी चीजें बताता मेरे भाई, कोई नहीं। ठीक है जी, सब इजी सा सवाल करा के इजी डाटा पे आपको पागल बना देते। चलिए कोई बात नहीं, यहां केवल आपको वैल्यू रखनी है। ये क्या है? डेविएशन ही तो है, सिग्मा डी। सिग्मा डी निकाल लीजिए मेरे भाई, इन सब का योग, इन सब का योग मैंने अभी किया, -25 से 25 कट जाएगा, -4 से 4 कट जाएगा, -1 से 1, -7 -2, -9 आएगा, -9। अच्छा, सिग्मा डी स्क्वायर क्या आएगा बच्चे? सिग्मा डी स्क्वायर आपको निकालना है, करो। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 100 प्लस 225। ठीक है जी, अब बताओ कितना आ जाएगा? ये काफी भयानक हो रहा है जोड़ने पर, जोड़ लेते जल्दी से। 81 प्लस 49 130 प्लस 20 150, 150 के बाद 100 250, 250 के बाद 18 268 है ना, 81 49 150 और 20 नहीं सॉरी 81 49 130 और 20 150, 150 और 100 250, 250 और 18 268, 268 256 225, तो 600 तो आएगा ही आएगा, 200 200 600 तो आएगा ही आएगा। अब ये आ जाएगा 5 2 7 6 13 यानी कि 730, 730 के बाद 5 6 11 और 8 19, 730 में 19 जोड़ेंगे 749, 749 आ गया भैया। 8 6 14 5 19 का 9 से लेख 6 1 7 5 12 2 14 4 से लेख 2 2 4 1, हाँ बिल्कुल 749 आ गया। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही।
तो सिग्मा डी स्क्वायर आपका आ गया 749, यहां रख लेते हैं 749 सिग्मा डी स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 10 है, माइनस सिग्मा डी बटे एन का होल स्क्वायर, सिग्मा डी आपका -9 है, -9 बटे 10 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो आ जाएगा 74.9, 9 बटे 10 यानी कि 0.9 का स्क्वायर 0.81, तो ये आ जाएगा भैया एप्रोक्स √74 ही आ गया, लगभग एप्रोक्स √74 ही आ गया कि नहीं आ गया। और 74 का अंडर क्या आएगा प्यारे बच्चे, 8 का वर्ग 64 होता है, यानी कि 8 64 से 10 ज्यादा है बटे 16, 10 बटे 16 0.625 यानी कि 8.6 के करीब आ गया, 8.6, ठीक है जी, 8.6 के करीब आ गया, बोलो हां, ये आ गया 8.6 स्टैंडर्ड डेविएशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालना, यहां वैल्यू रख दो थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन, मीन में से मीडियन घटाएंगे, 24.1 में से 23.5 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आ जाएगा आपका 0.6 आ जाएगा, 0.6 बटे 8.6, ये आ गया भैया, डेसिमल से डेसिमल ये आ जाएगा 9 बटे 43, 18 बटे 86 है ना, 9 बटे 43, डेसिमल लगाएंगे तो मेरे भाई यहां पर जीरो बढ़ जाएगा, 43 दूनी 86, ये 2.21 के करीब आ जाएगा, 0.21 के करीब आ जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है भाई। ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा एग्जामिनर की औकात नहीं है इस पे सवाल पूछने की आने वाले 10 साल तक। और इसी के साथ आज का लेक्चर और सारे कॉन्सेप्ट समाप्त होते, ये होता है दी एंड करना एक कॉन्सेप्ट को, केवल ऊपर ऊपर से सतही मामूली चीज पढ़ा देना जो डाटा बदलते ही फेल हो जाए, ऐसी पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है मेरे भाई। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट हमने आपको समझाया, मैंने आपको पहले परिभाषा समझाई, उस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हमने क्वेश्चन कराए, फिर कैलकुलेशन करने वाले कहां कौन सा केस लेना है ना, इजी डाटा का भी सवाल मैंने कराया जैसा पेपर में आया, जैसे ये वाला सवाल ही पेपर में आया था, फिर मैंने जीरो वाला केस भी ले लिया, फिर मैंने 2 कैलकुलेटिव सवाल भी ले लिए, और ये एक आपका होमवर्क है, हो सके तो इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बता दीजिएगा, हो सके तो, ठीक है ना। किसी नंबर का एप्रोक्स अंडर रूट कैसे निकालते हैं जल्दी से, इसकी भी एक ट्रिक होती है, रामानुजन ट्रिक, वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। खत्म होता है मेरे भाई इसी के साथ को स्क्यूनेस के ऑप्शन निकालने का एक मेथड और है, बाउलीज मेथड। बाउलीज मेथड, इसमें हम क्वार्टाइल का यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, Q3 + Q1 - 2 Q2, Q2 को तो मीडियन कहते हैं, बटे Q3 - Q1, यहां आपको क्वार्टाइल निकालने पड़ेंगे, Q1 Q2 Q3, है ना। ये बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर पेपर में आ गया तो ये होगा मेरे भाई। उसके बाद कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसमें आपको परसेंटाइल निकालने पड़ेंगे डाटा सेट का, P90 + P10 - ट्वाइस ऑफ मीडियन बटे P50 - P10 बटे P50 - P10, ये आ जाएगा, ये कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। समझ में आया मेरे भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है। चल, इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्त ये लेक्चर पूरी तरीके से समाप्त होता है, खत्म होता है। अगर आपको समझ में आ रहा, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना मेरे भाई। इस नेगेटिव से माहौल में मैं थोड़ा पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी पढ़ाई के माध्यम से। पढ़ाना ही मैं बेहतर जानता हूं, और उसमें मुझे लगता है हमारा कोई तोड़ दूर दूर तक है नहीं, क्योंकि ये कंटेंट अरेंज करना अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, और शाम को मॉक टेस्ट एग्जाम पेपर सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई देखने के लिए।